हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम सुन रहे हैं मुझे जान चाहिए। अब देखते हैं हर्ष की ज़िंदगी कैसे किनारे लगेगी, उसकी मुश्किलें जो आ रही हैं उसकी फिल्म बनने में वो दूर होगी या नहीं। वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट। कुछ पीने को दोगी? हर्ष ने नरमी से पूछा। वर्षा ने उसे निर्देश दिया था, रोज रात को यहाँ आया करो, कहीं जाना हो और मैं घर में न हूँ तो झुमकी के पास नंबर छोड़ो, वरना मैं आधी रात को तुम्हारे कमरे पे निगरानी करने आ जाऊंगी। वर्षा ने पल भर सोचा। पिता की विद्यमानता के कारण मदिरा प्रकोष्ठ अभी भी बंद था। दद्दा सो गए हैं ना? हर्ष ने हल्की मुस्कान से जोड़ा। वर्षा के बाहर होने के कारण पिता ने अपना समय से 8 बजे खाना खा लिया था और 9 बजे का धारावाहिक देखकर सोने चले गए थे। झुमकी, वर्षा ने ढालने का मौका भी नहीं किया। झुमकी मुस्कान के साथ दराज से चाबियों का गुच्छा निकालने लगी। हर्ष उसके पास गए और अपनी पसंद की बोतल की ओर इशारा किया। हर्ष ने अपनी दिनचर्या में ड्रग्स के समय में कुछ तब्दीली कर ली है, वर्षा ने सोचा। जब रात को उसे वर्षा के यहाँ हाजिरी देनी होती है तब ठीक रहता है। पिछले डोज का प्रभाव अंधेरा गहराने तक खत्म हो जाता होगा और अगला डोज यहाँ से जाने के बाद लेना होगा। चीयर्स। हर्ष ने एक सांस में चौथाई से कुछ कम विस्की पी ली। उसके ड्रिंक का रंग सुर्ख था। पटियाला पैग में जरा सा पानी मिलाया गया था। उसके तुलना में वर्षा की ड्रिंक काफ़ी हल्की थी। हर्ष ने सिगरेट जलाई, आसपास देखा, कुछ सोचता रहा। तुम्हारा नारी केंद्र अब आधा रह गया है। ट्रोजन विमेन की तरह मैं और झुमकी बचे हैं। वर्षा के सामने अपने अपने घरों में उमंग से चहकते हुए झिल्ली और हेमलता की तस्वीरें उभरी। अजीब सा सूनापन भीतर उभरने लगा। रॉयल चैलेंज बहुत दिनों बाद पी, हर्ष ने घूंट लेकर बोला। वर्षा ने ग्लास होठों से लगाया। अंतराल के बाद पीना भला लग रहा था। पिता के कारण जीवन शैली बदल गई थी। इस स्थिति ने एक बड़े अंतर्द्वंद को जन्म दिया था। अगर पिता न होते तो वह जब एक्टर्स एकेडमी गई थी तभी लौटते हुए हर्ष को घर ले आती। सिर्फ झिल्ली और हेमलता ही होती तब भी खास हिचक न होती। हर्ष को अपने मास्टर बेडरूम में ही रख लेती, पर जब पिता के दुर्बल चेहरे का क्लोजअप सामने आया तो वर्षा ऐसा साहस नहीं जुटा पाई। वह हर्ष को लेकर वर्षा की आशंका नहीं समझेंगे और इस बात की व्याख्या इस रूप में करेंगे कि सिलबिल आत्मनिर्भर है, इसलिए मनमानी कर रही है। पिता के साथ वयस्क जिंदगी में पहली बार आत्मीयता पनपी थी। वह उन्हें आहत करने के विचार से कमजोर पड़ गई। विकल्पों को उसने टटोला था। वह पांडे से कहकर किसी एस्टेट एजेंट की मदद से छोटा सा फ्लैट किराए पे ले सकती थी, पर जहां हर्ष अकेला ही रहता। एकेडमी में फोन था, लोग आते जाते रहते थे और विद्यार्थियों के रिहायशी फ्लैट भी उसी बिल्डिंग में थे। उसने चिंतामणि को फोन कर दिया था, दिल्ली का कोई भला संघर्षी हो तो तुरंत बताना, हर्ष के लिए संगी चाहिए। यहाँ से मम्मी को फोन करोगे? वर्षा बोली। हर्ष को जैसे झटका सा लगा। तुमने एकेडमी का नंबर दे दिया? हर्ष ने चौकन्ने होकर पूछा। नहीं, वर्षा नीचे देखने लगी, फिर झूठ बोली। हर्ष सामने देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, बात क्या करूंगा। कुछ पल चुप्पी रही, फिर हर्ष ने उसके हाथ पे हाथ रख दिया। वह नीचे कारपेट पे बैठा था, वर्षा सामने स्टूल पे। काश मैंने इतने प्रस्ताव न ठुकराए होते, हर्ष फुसफुसाया। वर्षा के मन का एक हिस्सा तत्क्षण संतोष के आवेग से थरथरा उठा। अगर हर्ष में वास्तविकता को स्वीकार कर पछतावे का भाव आ गया तो आगे के लिए उम्मीद है। कुछ कहना चाहा पर ठिठक गई। एकदम अपनी खुशी प्रकट नहीं करेगी, कहीं हर्ष के नाजुक आहत स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। हर्ष, कल डॉक्टर मर्चेंट के यहाँ चलोगे? ऐसे प्रस्ताव के लिए यह समय उसे उपयुक्त लगा। क्यों? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। हर्ष ने पल भर गहरी आंखों से उसे देखा, फिर चौंकने का अभिनय किया। मुझे हुआ क्या है? मैं तुम्हें नॉर्मल नहीं लग रहा। वर्षा ने भी पल भर का विराम दिया। तुम कौन कौन से ड्रग्स लेते हो मुझे मालूम है। बीच बीच में तुम मेडेक्स और डेमेरोल भी ले लेते हो। तुम्हें अब पेट में दर्द होने लगा है। हर्ष के चेहरे का भाव बदल गया। एंड्रीन ने तुमसे काफ़ी बकवास की है। वर्षा चुप रही। डॉक्टर मर्चेंट ने कहा था, व्यसनी में सबसे पहले सुधरने की चाह और तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वर्षा, मैं अपना मनोविश्लेषण अच्छी तरह कर सकता हूँ और मुझमें प्रबल इच्छा शक्ति भी है। मुक्ति बन जाती है तो मैं ड्रग्स अपने आप छोड़ देता। हर्ष का स्वर तरल हो गया। जब समझते हो तो छोड़ क्यों नहीं देते? इसके बिना बाहरी दुनिया का सामना नहीं कर पाता। हर्ष ने हताशा से सिर झटका। मुक्ति बन जाती तो? हर्ष की तान एक ही बात पर टूट जाती थी। वर्षा ने भड़क
उठने से अपने को भरसक रोका। डॉक्टर मर्चेंट ने कहा था तुम्हें अपनाने से उसे घेरना होगा। हर्ष, ईश्वर न करे पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मम्मी का थोड़ा सा समय बाकी है, रो धोकर काट लेंगी। सुजाता बहुत दुखी होंगी पर उनकी अपनी जिंदगी है। पर मेरा क्या होगा? हर्ष उसकी ओर एक टक देखता रह गया, फिर जुड़े हुए घुटनों पे सिर रख लिया और अस्पष्ट स्वर में कहा, थोड़े दिन की ही बात है। यह बहाना कब से चल रहा है? इस बार वर्षा को गुस्सा आ गया। तुम पेशेवर नजरिए से सिनेमा में अब तक भटक रहे हो, यह मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। हमारे पास इसके लिए तर्क है, पर ड्रग्स पर तुम्हारी निर्भरता इतनी बढ़ गई है, यह मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल के दिन तुम्हें कुछ हो गया तो सुजाता और मम्मी मेरी ही गर्दन पकड़ेंगी, है ना? सच्चाई छिपाते छिपाते मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हें ड्रग्स और मुझ में एक का चुनाव करना होगा और जवाब मुझे अभी चाहिए। वे कुछ पल वर्षा को पहाड़ से लगे, जिनके दौरान हर्ष उसकी ओर देख रहा था। फिर देखते देखते उसकी आंखें भीग गई, फिर 2 आंसू बहने लगे। डैडी के देहांत के बाद वर्षा पहली बार ऐसा दृश्य देख रही थी। यह महत्वाकांक्षा की परिणति थी और सपने की ताबीर। हर्ष ने उसकी गोद में सिर रख दिया, रूधे स्वर में कहा, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? वर्षा ने उसकी बालों में उंगलियां उलझा ली, उसकी आंखें भी भर आई थी। अगर हर्ष दिल्ली और रंगमंच तक ही सीमित रहता तो छोटे एवं विशिष्ट कला क्षेत्र में सफल और संतुष्ट होता, पर कला क्षेत्र के विस्तार की ललक उसे और वर्षा को ऐसे अंधेरे काले मोड़ तक ले आई थी। स्थिति के अनूठेपन पे वर्षा चमत्कृत हो उठी। इस नाटकीय समक्षता के पीछे खलनायक की भूमिका वाले थे उत्कृष्ट कलामूल्य और समझौता विरोधी कार्यशैली। सहसा वर्षा को लगा कि वे अकेले नहीं हैं। गलियारी में खड़े पिता उसकी ओर देख रहे थे। सिल्विल, तुम मदिरापान भी करती हो? पिता ने पूछा। वर्षा पल भर स्थिर रही। तनिक सा सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे 4 दिन से ऐसी नाटकीय समक्षता की आशंका हो रही थी। शायद ताजा ममत्व के चलते पिता ने उसके चारित्रिक स्खलन के साथ समझौता करने की कोशिश की होगी, पर फिर सफल नहीं हो पाए थे। क्यों? पिता के स्वर में असमंजस और उलझन थी। शुरुआत जिज्ञासा व एडवेंचर से हुई थी। वर्षा धीमे स्वर के साथ कटघरे में दाखिल हो गई। यह जिंदगी की कोई दार्शनिक पहेली है जिसके लिए जिज्ञासा हो? पिता कुछ झुंझलाहट से बोले। संसार का नैसर्गिक चक्र कैसे चलता है? मृत्यु के बाद आदमी कहाँ जाता है? यह जिज्ञासा है। हिमालय पर चढ़ने की कोशिश करना, साइकिल पर दुनिया का भ्रमण करना, यह एडवेंचर है। अपने घर में बैठकर आंसू पीने में कौन सा एडवेंचर है? वर्षा ने मन ही मन पिता के तर्क को स्वीकार किया। उसे आशा नहीं थी कि इस मुद्दे पर उनका दृष्टिकोण इस तरह सुलझा हुआ हो सकता है। बोलते हुए एहसास था कि वह शब्दों का बहुत सटीक व्यवहार नहीं कर रही, पर जो पहला कारण था, अनुभव की ललक, उसे वह जुबान पर नहीं लाना चाहती थी। मैं गलत कह गई। दरअसल एक प्रमुख कारण अनुभव की मांग थी। वर्षा ने घूंट सा भरा। आप जिज्ञासा की जगह कौतूहल रख सकते हैं। उसने एक तरह से प्रेरणा का काम किया। वाडा में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी ने अनुभव के लिए भी कुकर्म किए हों। पिता स्तब्ध रह गए। वाल्मीकि ने अनुभव के लिए डाके नहीं डाले, न बसंत सेना अनुभव के लिए नगर वधू बनी। मेरे काम में कल्पना और अंतर्दृष्टि भी मदद करती है, पर पहले भावतंत्र को अनुभव संपन्न होना चाहिए। शाहजहांपुर में मेरे अनुभवों का दायरा सीमित था, उनका विस्तार करना मुझे जरूरी लगा। तुम्हारा मतलब यह हुआ कि सिर्फ शराबी ही देवदास की भूमिका कर सकता है? क्या पिता ने यौनावस्था में बरुआ का यह चलचित्र भी देखा है? अगर हाँ, तो उन्होंने जिंदगी में 3 नहीं, जैसा कि परिवार की युवा पीढ़ी समझती है, बल्कि 4 चलचित्र वर्षा की 2 फिल्मों के अलावा देख रहे हैं। अभिनेता का शराबी होना जरूरी नहीं, पर अगर उसे मदिरा के आशयों की जानकारी हो तो उसे अभिनव को प्रमाणिक बनाने में मदद मिलेगी। वर्षा ने नरमी से कहा। चरित्र में सेंध लगाने के लिए भी संजीदा अभिनेता ऐसी युक्तियां अपनाते हैं। स्वांग को संजीदगी से भी लिया जाता है। हाँ, वर्षा ने कैसेट उठाकर दिखाई। रेजिंग बुल की भूमिका के लिए डी नीरो ने बॉक्सिंग सीखी और अधेड़ उम्र को प्रमाणिक दिखाने के लिए बियर पीकर अपने सपाट पेट पर तोंद ले आया। पिता पल भर कैसेट पर डी नीरो का चेहरा देखते रहे, फिर बोले, अब तो तुम्हें अनुभव हो चुका है, अब मदिरा क्यों जरूरी है? जरूरी तो नहीं, पर जब मैं थकी हुई या तनाव में होती हूँ तो रिलैक्स करने में उससे मदद मिलती है। यह वंश की परंपरा के अनुकूल नहीं, पिता ने कहा। अपनी 7 पीढ़ियों में किसी पुरुष ने भी मदिरा को हाथ नहीं लगाया होगा। स्त्री की तो बात ही छोड़ो। आत्मनिर्भर होने के बाद वर्षा को लगा था, विशेषकर पंख प्रहार वाले प्रसंग में, कि विरोधी पक्ष के वंश की परंपरा वाले तर्क पर चिड़चिड़ाना वयस्कता का चिन्ह नहीं, आर्थिक स्वावलंबन की एरोगेंस होगी। तर्क का जवाब तर्क से ही दिया जाना चाहिए। नियोगी जी जब कुश्ती लड़ते थे तो वे रोज शाम को बूटी छानते थे। अभी भी उनकी यही आदत जारी है। वर्षा ने विनीत भाव से टिप्पणी की। नियोगी जी स्त्री नहीं है।
तर्क का दरवाजा बंद हो चुका था। अब वर्षा के सामने एक ही झिर्री खुली रह गई थी। परिवार की 7 पीढ़ियों में किसी स्त्री ने काम नहीं किया, पर मैं कर रही हूँ। पिता पल भर उसे देखते रहे, फिर भीतर को मुड़ गए। मिसेज कुलकर्णी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, वर्षा ने हल्की मुस्कान से कहा। वही ड्राइंग रूम था जहाँ रमन राजदा प्रसंग संपन्न हुआ था। उसके बाद श्रीमती कुलकर्णी के साथ तनाव आ गया था। फिर एक समारोह में आमना सामना हुआ तो वर्षा ने अभिवादन के बाद बातचीत की पहल की। फिर उनके निगम की एक फिल्म का प्रस्ताव आया तो वर्षा ने स्वीकार कर लिया। श्रीमती कुलकर्णी ने फोन करके धन्यवाद दिया था। क्या बात है वर्षा? वर्षा ने संक्षेप में मुक्ति के निर्माण की समस्या बताई। फिर पूछा, निगम इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर सकता है? पक्ष और विपक्ष दोनों मेरे पास तर्क हैं। कुछ पल सोचकर श्रीमती कुलकर्णी बोली, 2 साल पहले हमने ऐसे ही एक प्रोजेक्ट ले लिया था। उस फिल्म का अनुभव सुखद नहीं रहा। कोई वितरक आगे नहीं आया। हमने खुद फिल्म रिलीज की और घाटा उठाया। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो दूर की बात है, कोई राष्ट्रीय पुरस्कार भी नहीं मिला। वर्षा का मुंह मलिन हो गया। फिर हल्की मुस्कान जुटाकर कहा, अब पक्ष में भी कुछ कह दीजिए। बस यही कहा जा सकता है कि तुम और एंड्री फिल्म से जुड़े हुए हो। श्रीमती कुलकर्णी भी मुस्कुराई। कुछ पल चुप्पी रही। रमन वाले केस में मैं तुमसे सहयोग की अपेक्षा करती थी। हर्ष जिद्दी और दम्भी है, मैं जानती हूँ, पर तुम्हारा स्वभाव दूसरा है। श्रीमती कुलकर्णी के चेहरे पर रुखाई झलक आई थी। फिर हर्ष ने अखबारों में जो लेखबाजी की, उसने मेरे ऊपर हमला क्यों किया है? अगर रमन ने तुम लोगों के ऊपर कोई अनुचित कटाक्ष किया है तो क्या उसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ? हर्ष ने बहुत ओछी मनोवृत्ति का परिचय दिया है। मैं अपनी और हर्ष की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ, वर्षा ने सूखे गले से कहा। यह समझ लीजिए कि मुक्ति के ऊपर एक तरह से मेरी जिंदगी निर्भर करती है। फिर कुछ देर चुप्पी रही। श्रीमती कुलकर्णी प्याले में चम्मच चलाती रही। तनाव के मारे वर्षा के तलवे पे नमी आने लगी। श्री साधन बोस से तुम्हारे कैसे संबंध है? मुख्यधारा सिनेमा के प्रतिष्ठित निर्देशक श्री बोस निगम के अध्यक्ष थे। अच्छे हैं, उन्होंने मुझे एक कॉमेडी करने के लिए कहा है, तो तुम एक बार उनसे मिल लो। बोर्ड के जो 3 स्थानीय सदस्य हैं उनसे भी बात कर लोगी तो अच्छा रहेगा। मीटिंग में एक के बाद 1, 2, 3 सदस्य समर्थन कर दे तो आसानी हो जाती है। ठीक है, मैं अगले 2-3 दिन में ही यह काम कर लूंगी। उसके बाद मुझे बता दो और औपचारिक पत्र के साथ 4 रीले भेज दो। प्रोड्यूसर तो कोई रंजना है ना? वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। फिर श्रीमती कुलकर्णी के हाथ थामते हुए आवेग से कहा, आज की यह भेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी। अपने अपने टेटी अरोड़ा। कटीली तारों की सीमा पे खड़ा हर्ष अभिभूत भाव से आसमान देख रहा था। यहाँ की हवा ही दूसरी है। फार्म को 2 ओर से घेरे हुए छोटी सी सर्पीली नदी बह रही थी। ऊपर आसमान बिल्कुल नीला था और आसपास बड़े सात्विक ढंग की शांति। पर वर्षा इस दृश्य से कहीं ज्यादा विभोर हर्ष को देख के हो रही थी। वर्षा, हर्ष की ओर देखो। थोड़ी देर पहले डॉक्टर मर्चेंट ने हंस के कहा था, कुछ अंतर दिखाई देता है? वर्षा कुछ बोल नहीं पाई। भावावेग से आंखें सजल हो गई थी। हर्ष के चेहरे पर रिपटरी के दिनों की तेजस्वी आभा लौट आई थी। रंग पहले की तरह निखर गया था और आंखों में जीवंत चमक थी। बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे सेंट स्टीफेंस में थे, झिल्ली बोली। झिल्ली, तब तुमने मुझे कहाँ देखा था? हर्ष मुस्कुराया। जिज्जी की आंखों में झिल्ली फुसफुसाई। वर्षा ने जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात की थी तो उसे आशंका थी कि अभी महीने उसे हर्ष की घेराबंदी करनी पड़ेगी, पर उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह भीतर ही भीतर चकित रह गई। अगले दिन सुबह 9 बजे डॉक्टर मर्चेंट की क्लिनिक में मिलना तय हुआ था। वर्षा जब ठीक समय पर भीतर घुसी तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हर्ष वहां होगा, पर वह प्रतीक्षा कक्ष में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अगले कुछ हफ्ते वर्षा जिंदगी में भुला नहीं पाएगी। प्रारंभिक दिनों में हर्ष की यातना देखी नहीं जाती थी। ड्रग्स के सहारे के बिना वह घायल पशु की तरह तड़पता था। रात भर उसे नींद नहीं आती थी। पानी का ग्लास लेते हुए भी हाथ कांपने लगते। वर्षा ने अपने को तैयार कर लिया था कि डॉक्टर मर्चेंट का फोन कभी भी आ सकता है कि हर्ष क्लिनिक से भाग निकला, पर हर्ष ने जिस प्रबल इच्छा शक्ति के होने का दावा किया था उसे साबित करके दिखा दिया। वर्षा, मैं यह क्या सुन रही हूँ? 3 दिन पहले सुजाता का फोन आया था। मैं सुबह की फ्लाइट से आ रही हूँ। दीदी जैसे इतने दिन रुकी है वैसे ही 1 हफ्ता और रुक जाइए। अपने भाई को जिसका पुनर्जन्म हुआ है देखिए, और मुक्ति की शूटिंग भी। तेजित सुजाता से घंटे भर बात होती रही। बीच बीच में मम्मी भी लाइन पे आ जाती थी। इस जगह का कुछ नाम रखेंगे, हर्ष बोला। फार्म के एक हिस्से में आम, जामुन और नारियल के पेड़ थे, दूसरे में सब्जियां उगती थी। बाईं ओर लंबे चौड़े बाग से घिरी कॉटेज थी। जिस कमरे की खिड़कियां खोलो हरियाली सीधे आंखों में उतरने लगती थी। वर्षा, एक अच्छा सा फार्म बिकाऊ है लोगी? बिमल ने पूछा था। वह दूसरे इतवार की छुट्टी में मिलने गई थी। पल भर को अचकचाकर रह गई। बिमल ने बताया उसके एक व्यवसायी मित्र अपनी फैक्ट्री के विस्तार की खातिर बेच रहे हैं। बिमल मोन्टू के नाम से खरीदना चाहते हैं।
पर वीर जी का कहना है संभालोगे कैसे, पूना के पास इतना बड़ा फॉर्म पहले से ही है, थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है। वर्षा के पास आशा महल से मिला हुआ पैसा था। नीरजा और पांडे से सलाह लेकर वर्षा ने सौदा कर लिया। वीकेंड पे यहाँ रहेंगे, हर्ष बोला। नीरजा अपना एक छोटा सा बुल टेयर दे रही है, वर्षा ने कहा। यहाँ काम आएगा, पर उसका भी कुछ नाम सोचना होगा। क्या बात है, वर्षा मुस्कुराई। नाम को लेकर बड़े चिंतित हो रहे हो? वे पेड़ों के बीच से धीरे धीरे चल रहे थे। झिल्ली, नैन और पिता दूर विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई दिए। अब बताओ कि क्या खुशखबरी है? हर्ष ने उसकी ओर देखा। 1 हफ्ते बाद मुक्ति की शूटिंग के लिए तैयार रहो, एंट्री शेड्यूल बना रहा है। हर्ष जहां का तहां ठिठक गया। क्या कह रही हो? श्रीमती कुलकर्णी के सौजन्य से निगम के बोर्ड की मीटिंग जल्द ही हो गई थी। प्रस्ताव मंजूर हो गया था। 3-4 दिन में पहला चेक मिल जाने का आश्वासन था। हर्ष को मुस्कुराने में कुछ समय लगा। स्थिति की विडंबना का असर दोनों पे था। हर्ष रंगमंच और सिनेमा दोनों में वर्षा का अग्रगामी था, पर चलचित्र नगरी का चमत्कार मुलाहिजा हो कि शाहजहांपुर की दीनहीन सिलबिल स्टारडम से महिमा मंडित होने के बाद बेहद प्रभावशाली IAS बाप के बेहद प्रभावशाली बेटे की जिंदगी का कायाकल्प कर रही थी। एक दूसरे का हाथ थामे कुछ क्षण दोनों चुपचाप चलते रहे। प्रेमियों के बीच हाथ के स्पर्श की महत्ता जैसे वर्षा के भीतर नए सिरे से रेखांकित हुई। उसने सालों पहले का इंडिया गेट पर संपन्न हुआ हर्ष के साथ का पहला चुंबन याद किया। उसके बाद सुख, तनाव, अनिश्चय और दुख की छायाओं के नीचे रेंगते कितने स्पर्शों की शोभा यात्रा थी, जिसे पार करके वे आज इस क्षण तक पहुंचे थे। इस पुरुष के साथ मेरी नियति बड़े ट्रेजिक ढंग से जुड़ गई है, वर्षा ने बहुत पहले की अपनी अनुभूति को याद करते हुए सोचा। तुमने सुजाता की चिट्ठी पढ़ ली? हर्ष ने पूछा। नहीं, नवीन मामा ने हाथ बढ़ाया तो मैंने लिफाफा उन्हें दे दिया। मुक्ति की शूटिंग खत्म करके ही दिल्ली चलेंगे। मम्मी का कहना है शादी सादा ढंग से बसंत विहार के बंगले से होगी। सुजाता ने पूछा है बारात कहाँ आएगी? जोर बाग और कन्यादान कौन करेगा? हर्ष मुस्कुराया। किशोर और हेमलता। कुछ रुककर जोड़ा, शादी के बाद मम्मी को साथ ही ले आएंगे। हर्ष ने सहमति में सिर हिलाया, फिर कहा पांडे जी से मैं कहूंगा मुक्ति के बाद मैं हर तरह की फिल्म करने को तैयार हूं, न इंटेलेक्चुअल सवाल करूंगा न पैसे का मोल भाव। वर्षा ने हर्ष की ओर नहीं देखा, सिर्फ स्पर्श की गहनता को महसूस किया। कुछ क्षण चुप्पी रही। तुमने एक ऐतिहासिक समानता नोट की है? हर्ष ने कहा। जैसे ब्रेंडो और क्लिफर्ड के एजेंट समान थे, वैसे ही हम दोनों के प्राइवेट सेक्रेटरी भी एक ही हैं। सामने देखते हुए वर्षा मुस्कुराई। कुछ पल मौन रहा। दूर कहीं बांसुरी की तान उभरी, धीमी उमंग भरी, शांति में बारीक सी सेंध लगा रही थी, फिर भी दृश्य का हिस्सा लगती थी। बांसुरी मेरे लिए कृष्ण को दिए जाने वाले गांधारी के सांप से जुड़ी हुई है। हर्ष बोला। मेरे आराध्य को लेकर अशुभ बात मत करो। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुरली वाले की भक्त मेरे साथ है। हर्ष हंस दिया। मेरा आंचल हर तरह से भरने वाला है, वर्षा ने आश्वस्ति से सोचा। मुरली वाले अपनी पुरानी भक्त का साथ दे रहे हैं। हरे कृष्ण मंदिर से आजीवन सदस्यता के लिए 2 बार फोन आया था। दिल्ली से श्रीमती वर्धन बनकर लौटेगी तो बन ही जाएगी। यह क्या है? हर्ष ठिठक गया। पेड़ों के झुरमुट के बीच कच्ची दीवारों पर छप्पर था। सूखी पत्तियों पर चलते हुए आगे आए। हर्ष ने बांस के टुकड़ों का किवाड़ सरकाया। बीच में खड़ा बकरी का छोटा सा बच्चा उन्हें आशंका से देख रहा था। तुमने बकरियां भी पाल ली हैं? वर्षा ने हंसकर बच्चे की पीठ पे दुलार का हाथ फेरा। वह दहलीज तक आया, फिर नीचे की हरी पत्तियां चबाने लगा। एकाएक वे आलिंगन में बंध गए। चुंबनों की श्रृंखला तीव्र और सघन थी। अब किसी आशंका, किसी तनाव की छाया नहीं थी, न कलागत, न पेशेवर, न सांसारिक। हर्ष को क्या बीमारी है? पिता ने पूछा। काफी दिनों तक वे अंधेरे में थे। क्लिनिक में हर्ष के होने की बात गोपनीय रखी गई थी। फिर जब उन्हें मालूम हुआ तो झिल्ली ने कभी कभी उठने वाला पेट दर्द बताकर टाल दिया। फार्म हाउस से लौटने के 2 दिन बाद तक पिता अनमने चल रहे थे। वर्षा ने गहरी सांस ली। ड्रग्स की वजह से है। कौन से ड्रग्स? पिता स्तब्ध रह गए। वर्षा को स्पष्ट करना पड़ा। धीरे धीरे पिता के चेहरे पर क्रोध के चिन्ह झलकने लगे। उसने भी अनुभव के लिए शुरू किया था क्या? महानगर की नई पीढ़ी को आम तौर से और रंगमंच एवं कला सिनेमे संप्रदाय को विशेष रूप से अब वे सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे। अजीबोगरीब यूनिक्स पोशाकें, सिट बॉल्स और स्क्रू जैसे बेबाक उद्गारों से भरी हुई धुआंधार अंग्रेजी, बड़े बड़े बिखरे बालों और घिसी हुई जींस के कारण उन्होंने इन्हें शंकर के संगियों की संज्ञा दी थी। मीरा को उन्होंने सिगरेट सुलगाते हुए देख लिया था और हर्ष को चरस पिघलाते हुए। मदिरा प्रकोष्ठ वाली रात यूनिट खोलकर भी उनका परीक्षण कर चुके थे। जाके हाथों में ब्लू फिल्म एक्सटेसी की कैसेट की छिपाते छिपाते एक झलक से लाभान्वित हो चुके थे। फिल्म की विषय वस्तु क्या होगी यह उसके आवरण से स्पष्ट था। प्ले बॉय, पेंट हाउस आदि वर्षा के निर्देशानुसार झुमकी ने रद्दी वाले को दे दी थी, पर पिता की मनुस्मृति वाली मानसिकता को चौंकाने के लिए डिब्नेयर एवं फिल्म फेयर ही काफी थे। किताबों की अलमारी में विदेशी सचित्र फिल्म पटकथाएं भी उन्होंने देख ली थी।
इतनी उम्र हो जाने के बावजूद ये लोग कुंवारे चल रहे हैं, यह उनकी प्रमुख आपत्ति थी। नीरजा ने प्रेम विवाह आधुनिक युवती का एकमात्र चुनाव है कहकर जैसे हिंदू धर्म को खतरे में डाल दिया था। वर्षा का देर रात लौटना, पुरुषों के फोन, पुरुष मित्रों का वक्त बे वक्त आना और अनौपचारिक ढंग से बातचीत, ये सब उनकी सहन शक्ति को चुनौतियां थी। दस्यु सुंदरी वाली फिल्म के बैनर में वर्षा के बलात्कार का घिनौना दृश्य देखकर वह बहुत विचलित हो उठे थे। फिर हमेशा की तरह वर्षा की जीवन दृष्टि भी उन्हें विक्षुब्ध कर गई थी। महिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परिसंवाद में वर्षा ने आर्थिक स्वावलंबन को आज की नारी के जीवन की धुरी माना था। उसी शाम पिता के साथ नाटकीय समक्षता संपन्न हुई थी। अगर तुमने बुलंदशहर वाला विवाह कर लिया होता तो आज तुम्हारा भरा पूरा घर होता, तुम्हारे आज के सुने जीवन से वह हर लिहाज से वंदनीय होता। वर्षा ने तर्क करने की थोड़ी कोशिश की तो उन्होंने क्या तुम सुखी हो वाला भारी भरकम सवाल उसके नाजुक कंधों पर रख दिया। जैसे एक बार प्रागैतिहासिक काल में वह महादेव भाई से कच्ची उम्र के कारण नहीं कह सकी थी कि मेरी और आपकी सुख की परिभाषा अलग अलग है, वैसे ही आज अपने ही घर में पिता को चोट पहुंचाने की आशंका से चुप रह गई। स्टारडम का एक अनिवार्य पक्ष वर्षा के आसपास निरंतर झूलने वाली आंखों की बंधनवार भी उन्हें क्रोधित कर गई थी। वर्षा के साथ हरे कृष्ण मंदिर में भी प्रशंसकों की टोलियों ने परिवार को घेर लिया था। फिर नीम पर कड़ेला चढ़ने के समान हर्ष के साथ वर्षा के संबंध की प्रकृति का भी उन्हें अंदाजा हो गया था। एक शाम को घर लौटने पर उन्होंने हर्ष को वर्षा के कमरे में उसके बिस्तर पर सोते देखा था। मध्यवर्गीय नैतिकता के चलते पूछ तो नहीं पाए थे, पर अंदर ही हिल उठे थे। संकट को गहरा करने वाला तथ्य यह था कि चित्र नगरी में पिता को कुछ भी प्रीतिकर नहीं था। पारिश्रमिक पक्ष को मिलाकर मन के स्वास्थ्य के लिए विपुल धन अच्छा नहीं, इससे मूल्य एवं मान्यताओं का संतुलन गड़बड़ा जाता है। वैसे भी तुम्हारा अर्जन सबल किस्म का है। अपने कमरे में वर्षा देर तक कारपेट पे उदास सी पड़ी रही। विमल के घर में वह आदर्श स्टार मानी जाती थी। विमल के वयोवृद्ध पिता कुंवारी कन्याओं को भोजन के लिए बुलाते समय उसका नाम सूची में सबसे ऊपर रखते थे। वर्षा के मन का एक कोना चाहता था काश झिल्ली के अस्तित्व की समस्या को सुलझा देने के अलावा दद्दा किसी और दृष्टि से भी उसका मूल्यांकन कर ले, पर इतने पुरस्कारों, ख्याति और समृद्धि के बावजूद ऐसी कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी। रोचक सच्चाई यह थी कि विपुल धन कमाने का गुण वर्षा के संदर्भ में तो पिता के लिए गौण था, पर हर्ष के मूल्यांकन की प्रमुख कसौटी बना हुआ था। इतना ही प्रमुख था तो उसका भी जातीय होना भी था। जाति भेद हिंदू धर्म का आधार है, पिता ने कहा था। झिल्ली ने प्रेम करने की भूल जरूर की है, पर किया तो ब्राह्मण से है, इसलिए उसका गठबंधन विवाह के 8 प्रकारों में सर्वोच्च ब्राह्मण माना जाएगा, जो माता पिता की सहमति से होता है। पर हर्ष के साथ तुम्हारा परिणय सबसे नीची किस्म का है, पैशाचिक ही रहेगा। दद्दा, तुमसे एक अनुमति लेनी है, वर्षा ने हिम्मत करके कह ही दिया था। पिता ने उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखा। 3 दिन बाद हर्ष को क्लिनिक से छुट्टी मिल जाएगी, उन्हें यहाँ रख लूं? मतलब? पिता को समझने में कठिनाई हुई। डॉक्टर ने कहा है अभी कुछ दिनों उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, किसी कमजोर पल में वो फिर ड्रग्स की ओर मुड़ सकते हैं। यहाँ मेरी और झुमकी की निगरानी रहेगी। पिता का चेहरा तमतमा गया। सिलबिल, लाज शर्म बिल्कुल बेच खाई है तुमने। आवेश में वह उठकर खड़े हो गए। दद्दा, मैं बहुत मजबूर होकर कह रही हूँ। वर्षा ने होठ काटा। रखो, जरूर रखो, तुम्हारा घर है। तेजी से गलियारे को बढ़ते हुए वह बोले, मैं जाता हूँ। वर्षा ने घंटी पे उंगली रखी। वर्षा जी नमस्ते। हर्ष जी नमस्ते। दरवाजे पे सुशीला खड़ी थी, पर थोड़े असहज ढंग से। वर्षा और हर्ष को संभलने में कुछ पल लगे। भाभी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। वर्षा ने उन्हें बाहों में भर लिया। यारी रोड की नई बिल्डिंग में चतुर्भुज का गृह प्रवेश था। काफी दिनों के बाद उनसे फोन पे बातचीत हुई थी। चरित्र अभिनेता के रूप में उनकी व्यस्तता बढ़ गई थी। अपने निर्देशन की फिल्म रिलीज हो चुकी थी और काफी सफल रही थी। एक प्रतिष्ठित निर्माता ने उन्हें अपनी स्टारकास्ट फिल्म के लिए साइन कर लिया था, जिसमें मैनाक के होने की आशा थी। उनके पास 2 प्रस्ताव और भी आए थे, उन पर विचार किया जा रहा था। उनकी संगीत निर्देशन वाली फिल्म असफल रही थी, पर 2 गाने पसंद किए जा रहे थे। पार्श्व गायक वाला कैरियर भी जारी था। सादा सजावट का एक बेडरूम का फ्लैट था। वर्षा, इसे पहचाना? चतुर्भुज ने पूछा। निकर टी शर्ट पहने बीरू ने हाथ जोड़े। नमस्ते दीदी। उन्नाव से निकलकर सीधे मुंबई की बिरादरी में शामिल होते हुए बालक सहम गया था। 3-1 महीने पहले रंभा मुझे छोड़ गई है। छज्जे में आकर चतुर्भुज बोले। वर्षा अवाक रह गई। सोच सकती हो क्यों? चतुर्भुज के स्वर में आवेग नहीं था, न चेहरे पे तनाव। आंखें जरूर सोनी थी। हर्ष ने उनके बारे में सही राय दी थी। तब मेरी आंखें मोह से अंधी थी। वर्षा का मुंह सूख गया था, कुछ पल बोल नहीं पाई। पालम की याद भीतर कौन थी जब अनुपम के विरह से दग्ध चतुर्भुज सार्वजनिक रूप से बेलक उठे थे। वह प्रोड्यूसर आनंद की अगली पिक्चर की नायिका है और उन्हीं के साथ रहने लगी है। 2 पल बाद चतुर्भुज व्यथा से मुस्कुराए। उस शाम को वह लौटी और अचानक अपना सामान बांधने लगी। मैं हक्का बक्का रह गया। बोली, मुझे रोकने की कोशिश मत करना।
भूषण बाहर ही खड़ा है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर चीजें गिनने लगी। यह लैंप मैंने खरीदा था, यह मिक्सी मैंने खरीदी थी। मैंने कहा तुम सब कुछ ले जाओ। सहसा चोट खाने से मैं बिलबिला उठा, पर भीतर मैंने बड़े सात्विक किस्म की विरक्ति महसूस की। कई हफ्ते उधेड़ बुन में लगा रहा। फिर सुशीला को चिट्ठी लिखी। जहाँ तक हृदय पक्ष का सवाल है, आपने मुद्दत के बाद समझदारी का काम उठाया है श्रीमान। अपने भटकाव की व्यर्थता मेरे सामने उजागर हो गई है। गहरी सांस लेकर चतुर्भुज बोले, आज का गृह प्रवेश बहुत सार्थक रहा। वर्षा ने सोचा। हर्ष, यू आर लुकिंग ग्रेट, आदित्य बोले। डिफेक्टरों की पूरी बारात और मुंबई के उपेक्षित मित्रों की यही प्रतिक्रिया थी। चिंतामणि ने ग्लास बढ़ाया तो हर्ष ने इनकार में सिर हिलाया। आई एम ऑन दी वैगन। हर्ष के क्लिनिक में होने के बाद एंड्री के अलावा और किसी मित्र को मालूम नहीं थी। काफी दिनों के बाद पांडे की एक बात से वर्षा सहमत हुई। मैडम, इंडस्ट्री में लोग बातों का बतंगड़ बनाते हैं। हर्ष जी को अभी सिर्फ चरस के साथ जोड़ा जाता है। अगर इलाज की बात खुल जाएगी तो हर्ष जी को लेने से निर्माता कतराने लगेंगे। फिर मुस्कान के साथ जोड़ा। मुक्ति के बाद तो उन्हें स्टार बनना ही है। आज वर्षा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि पार्टी की शुरुआत ही गलत हो गई थी। थम्स अप की बोतल थामे हर्ष खिड़की के सामने खड़ा बीरू को बता रहा था कि शहर के जीवन में समुद्र की क्या भूमिका है। इरावती वर्षा को बतला रही थी कि अच्छे पब्लिक स्कूल में अनिवार्य दक्षिणा के कैसे झमेले हैं। जब उसकी निगाह उठी तो हर्ष के सामने एंड्री खड़ा था और हर्ष के चेहरे पे जैसा भाव था उससे पल भर को वर्षा की धड़कन लड़खड़ा गई। रक्त का तापमान तत्क्षण गिर गया। 3 दिन पहले एकाएक श्रीमती कुलकर्णी का फोन आया था। वर्षा, तुम्हारे प्रोड्यूसर ने हस्ताक्षर करके अनुबंध पत्र वापस नहीं भेजा है। वर्षा ने सप्ताह भर पहले अनुबंध पत्र रंजना के पास भिजवा दिया था। उसने ड्राइवर से कहा था वह हस्ताक्षर करके स्वयं निगम को भेज देगी। धाराएं वाजिब थी। निगम पहले अपनी लागत निकालेगा, फिर निर्माता का मूल वापस करेगा। अगर निगम को पर्याप्त लाभ होगा तो आपसी विचार विनिमय से निर्धारित प्रतिशत निर्माता को दिया जाएगा। वर्षा के हाथ पांव फूल गए। तुरंत रंजना को फोन किया। रंजना जी, मैं ड्राइवर को भेज रही हूँ, दस्तखत करके कॉन्ट्रैक्ट उसे दे देंगी प्लीज। वर्षा जी, मेरा इरादा थोड़ा बदल गया है, रंजना की आवाज सुनाई दी। मतलब? वर्षा के पांव में कमजोरी की झुंझुनी भरने लगी। अगर आपका निगम मेरी लागत का भुगतान अभी कर दे तो मैं मुक्ति के सारे अधिकार उन्हें बेच दूंगी। क्या कह रही हैं रंजना जी? मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने बोर्ड से कितनी मुश्किल से यह प्रस्ताव मंजूर करवाया है। साधना जी और दूसरे लोगों के सामने किस तरह हाथ जोड़े हैं। मैं मानती हूँ वर्षा जी, पर मुक्ति से मुझे कुछ नहीं मिला। अगर पैसा ही मिल जाए तो समझौता हो सकता है। मिसेज कुलकर्णी से कहिए 5 लाख का चेक तैयार करवा दे। गुड नाइट और रिसीवर रख दिया गया। रात भर वर्षा करवटें बदलती रही। सुबह एंड्री को फोन करके रंजना के पास जाने को कहा। दोपहर को एंड्री ने स्टूडियो आकर बताया, रंजना का कहना है कि तुम सिर्फ निर्देशक हो, हिसाब किताब की बात तुमसे नहीं होगी। शाम को वर्षा श्रीमती कुलकर्णी के पास भागी। यह असंभव है वर्षा। वह अपने स्वर की खिन्नता छिपा नहीं पाई। रंजना की लागत ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख के आसपास होगी। फिल्म के बिकने के बाद ही हम उसका भुगतान कर सकते हैं। यह राशि कितनी होगी यह हमारे वित्त विशेषज्ञ तय करेंगे। अभी हुई बोर्ड की बैठक में मुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है। तब सामने रखे गए निर्माता के पत्र में उसकी राशि के अग्रिम भुगतान का कोई जिक्र नहीं था। अगली बैठक 3 महीने बाद होगी। हो सकता है लगभग 25,000 अग्रिम देने की बात बोर्ड मान जाए, पर इससे ज्यादा नहीं। हम भी तो अधूरी फिल्म को लेकर जोखिम उठा रहे हैं। हमने पहले भी 2 अधूरी फिल्में ऐसी ही शर्तों पर ली हैं। न मुक्ति ब्लॉकबस्टर है, न हम व्यावसायिक निर्माता। तुम रंजना को समझाओ। फिल्म के पूरे होने में सबका फायदा है, रंजना को मिला के, और फिल्म के अधूरे रह जाने से सबसे ज्यादा नुकसान हर्ष का है। वर्षा ने मन ही मन कहा। हर्ष ने इशारे से वर्षा को बुलाया। कोई मानेगा कि मुंह और हाथ के निवाले में 4 सूत का फासला होते हुए भी आदमी भूखा मर सकता है। एंड्री वेदना बड़े तनाव की मुस्कान से कह रहा था, मैं निगम के दफ्तर से होकर आया हूँ। 2 लाख का चेक तैयार है। शूटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है। बुधवार को सुबह 7 बजे पुराने लोकेशन से हम शूटिंग कर रहे हैं। विडम्बना की हद देखो। निगम का चपरासी चेक लेकर वर्षा के घर को निकल रहा था, तब एकाएक एक क्लर्क ने फाइल देखकर कहा, इसमें निर्माता के हस्ताक्षर वाला अनुबंध पत्र तो है ही नहीं। रंजना ने ऐसी मांग की है। हर्ष उसकी ओर देख रहा था। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। 3 दिन से वह बहुत व्यस्त और तनाव में थी। हर्ष से भेंट नहीं हुई थी। आज क्लिनिक से यहाँ आते समय उसने सरसरे ढंग से सिर्फ इतना बताया कि दफ्तर शाही की कुछ उलझन है, 1 आध दिन में संभाल लेंगे। हर्ष फुंकार उठा, मक्कार हरामजादी। उसकी लागत 1 लाख के करीब होनी चाहिए। चलो दरें ऊंची लगाते हुए 1.5 मान लो। माधव से वह 3 लाख लाई है, इसमें 1.5 तो उसने पहले ही अंदर कर ली है। अब सीधे 5 के लिए अपना मुंह फाड़ रही है। उसके होश ठिकाने हैं या नहीं? मुक्ति के अधिकारों के साथ वह अपने आप को भी बेच दे तो उस कुतिया का कौन सा आशिक उसे 5 लाख दे देगा? सेंट स्टीफन में तराशी गई शालीन और सॉफ्टिकेटेड जुबान चित्र नगरी के इस मोड़ पे आकर गलाजत भरी नाली में बदल गई थी। घाट कोपर की रंडी सा। छोड़ो भी। वर्षा को जिंदगी में पहली बार हर्ष से वितृष्णा हुई। वर्षा, तुम शाम को उससे मिलने वाली थी? एंड्री ने पूछा। मैं निर्जा को लेकर उसके पास गई थी। वर्षा बोली। मैंने कहा 1.5 लाख में आप मुक्ति के अधिकार मुझे बेच दीजिए। उसने इनकार कर दिया।
हर्ष के माथे की रग फड़कने लगी। उसने तिपाई पे रखा फोन झपट लिया। हर्ष ऐसे नहीं, वर्षा ने रोकने की कोशिश की। तुम कल सुबह उसके घर जाओ और नरमी से। तुम उस कुतिया को जानती नहीं हो। हर्ष के नथने फड़कने लगे। मुझे अपने दरवाजे पे देखकर वह 5 के 6 लाख कर देगी। वर्षा असहाय सी देखती रही। हर्ष व्यग्रता से नंबर मिला रहा था। वर्षों के संघर्ष का परिणाम, जिसके ऊपर कई जिंदगियां निर्भर करती थी, कुछ क्षणों में घोषित होने वाला था। हे प्रभु, रंजना घर पे न हो, वर्षा ने प्रार्थना की। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? हर्ष माउथपीस में बोल रहा था। वर्षा खिड़की के बाहर देखने लगी, जहां वर्सोवा गांव की रोशनियां झिलमिला रही थी। हवा में मछलियों की हल्की सी गंध थी। यू बीच, यू स्लट, यू स्केटिंग कंट। हर्ष ने बौखलाकर रिसीवर क्रेडिल पे पटक दिया। ढक्कन अल्सर के लिए। दिल्ली दरबार के पास अब कोई दवा नहीं। स्नेह कंधे पे बैग लटकाए नाटकीय मुद्रा में दरवाजे पे खड़े थे। 10 बजने में 5 मिनट थे दोस्तों। वर्षा ने ताली बजा के घोषणा की। जानते हैं 5 मिनट में यहाँ कौन मौजूद होगा? उसने मुस्कान के साथ लोगों पर निगाह फेरी। डिक्टेटर। सुबह वर्षा बाथरूम से निकली तो झुमकी ने बताया था दीदी, डॉक्टर अटल का फोन था। क्या कह रही हो? वर्षा सनसना गई। हाँ दीदी, झुमकी जानती थी कि डॉक्टर अटल कौन है, उन्होंने यहाँ नंबर छोड़ा है। वर्षा ने आधा मिनट सोचा। डायरेक्टरी इंक्वायरी को फोन करके छोड़े गए नंबर का पता लिया। वह जुहू का निकला। वर्षा 15 मिनट में वहां पहुंच गई। तलवों की हल्की सीरन के साथ घंटी बजाई। छोटी सी लड़की गुड़िया चिपकाए हुए निकली। मुझे डॉक्टर अटल से मिलना है। नाना जी योगा कर रहे हैं। उसने भाव भंगिमा से हाथ ऊपर उठाकर सांस रोकने का अभिनय किया। पीछे एक युवती निकली। नक्श से वर्षा समझ गई डॉक्टर अटल की बेटी है। आइए वर्षा जी, उन्होंने कहा। मिनट भर बाद डॉक्टर अटल मुस्कान के साथ ड्राइंग रूम में आए। हेलो वर्षा। वर्षा सकपकाई सी खड़ी रही। लंबे अंतराल के बाद उन्हें देख रही थी। बढ़ती आयु के चिन्ह प्रमुख हो गए थे। चाल में पहले सी तेजी और आंखों में पैनापन था। तुम अच्छी तो हो ना? वह सामने बैठ गए। यस सर। चंद्रग्रहण हम लोगों ने कल रात देखी, अच्छी लगी। वर्षा तनिक मुस्कुरा के रह गई। अब तो अपने ज्यादातर लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। जी सर। वर्षा ने चाय का घूंट लिया। सर, मेरे यहाँ आने का समय कब निकालेंगे? यहाँ के सभी लोगों को खबर करूंगी। मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, पर कल दिल्ली पहुंचना जरूरी है। महीने भर बाद मैं फिर आऊँगा, तब सही। सर, आज शाम को थोड़ा वक्त होगा। चतुर्भुज का गृह प्रवेश है, सभी लोग होंगे। अच्छा। डॉक्टर अटल मुस्कुराए। जरूर। मैं कितने बजे लेने आ जाऊँ? उन्होंने पल भर सोचा। तुम पता दे दो, मैं पहुंच जाऊंगा 10 बजे। वर्षा ने पैड पे पता लिख कर रखा, फिर हल्की मुस्कान से कहा, अब मैं क्विक मार्च करूं सर? लेफ्ट राइट लेफ्ट। वर्षा, क्यों बंडल मार रही हो? इरावती बोली। हमें तो यहाँ मुद्दत हो गई, उन्होंने कभी फोन नहीं किया। घर आना तो दूर की बात है। कनिष्ठ होने पर भी वर्षा को फोन कर दिया, इसलिए गीले कोयले से धुआं दे रही है, वर्षा ने सोचा। इराजी, वर्षा ऐसे मजाक नहीं करती, रीटा बोली। कुंवारी, अगर तुम सच कह रही हो तो आज का दिन ऐतिहासिक होगा। चतुर्भुज आवेश में आ गए। वर्षा, तुमने बताया क्यों नहीं? हर्ष ने धीरे से पूछा। सरप्राइज देना चाहती थी। हर्ष थोड़ा असहज हो गया। डॉक्टर अटल के ब्लू आइड बॉयज की ऐसी प्रतिक्रिया देख वर्षा उलझन में पड़ गई। चतुर्भुज ने दरवाजा खोल दिया था और गलियारे में खड़े थे। 10 बजने में कुछ सेकंड थे जब लिफ्ट नीचे की ओर रुकी और दरवाजा खुला। गुड इवनिंग सर। चतुर्भुज अभ्यर्थना में झुक गए। बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर अटल उनसे हाथ मिला रहे थे। स्थिति की विडंबना पे वर्षा मुस्कुरा उठे। अब चतुर्भुज विदेशी भाषा बोलने लगे हैं और डिक्टेटर स्वदेशी। हाँ बताता हूँ। डॉक्टर अटल भीतर आकर बैठे। मैं 3 दिन पहले लंदन से लौटा हूँ। किताब पूरी हो गई है, जल्दी छप जाएगी। प्रकाशक लंदन के ही हैं। कुछ तस्वीरें और भेजनी है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में आज रिप्रिंट ही छांट रहा था। चतुर्भुज ट्रे में जॉनी वॉकर की बोतल लेकर आया तो डॉक्टर अटल ने टोक दिया, नहीं, रंगभेद नहीं चलेगा। सब लोग जो पी रहे हैं वही मुझे दो। चिंतामणि ने डायरेक्टर से स्पेशल उठाई तो डॉक्टर अटल बोले, क्यों चतुर्भुज, यह सिर्फ फिल्म डायरेक्टर के लिए ही है या थिएटर डायरेक्टर भी छू सकते हैं? हंसी के बीच उन्होंने चीयर्स के साथ अपना गिलास उठाया। फिर घूम घूम कर हर एक से अलग अलग बात करते रहे। छोटी 2 ड्रिंकों और लगभग 1.5 घंटे बाद उन्होंने विदा ली। सुबह 8 बजे एक अपॉइंटमेंट है, नहीं रात 10 बजे के बाद मुझे खाना पीना मना है। वैसे भी ग्रैंड डॉटर जाग रही होगी, उसे कहानी सुनाकर सुलाना होगा। अगली बार जब आऊंगा तो वर्षा के फार्म हाउस पर पिकनिक होगी। जिन डॉक्टर अटल ने कुछ वर्ष पहले भावुकता दिखाने पर वर्षा को डांट पिलाई थी, वही डॉक्टर अटल बाहर निकलते समय जरा विचलित से हो गए। सिनेमा में तुम लोगों की सफलता और सिनेमा क्षेत्र में ड्रामा स्कूल के सम्मान से यह साबित हुआ है कि हमारी प्रशिक्षण पद्धति सही थी। मुझे इस बात का गहरा संतोष है। हर्ष, डिक्टेटर ने तुमसे क्या कहा? स्नेह ने पूछा। हर्ष चाय का प्याला बगल में रखे गुमसुम बैठा था। स्नेह की बात सुनकर चौंक गया। डॉक्टर अटल ने सबसे ड्राइंग रूम में ही बात की थी। सिर्फ हर्ष को वह कंधे पे हाथ रखकर छज्जे पे ले गए थे। मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर अटल के निकट हो सकता हूँ। पत्र पत्रिकाओं में मुक्ति की प्रशंसा के दौरान सूर्यभान ने फोन पे कहा था, पर मैं उनका सबसे प्रिय अभिनेता नहीं हूँ। यह जगह हर्षवर्धन की है। उनका पक्का विश्वास रहा है कि वह बहुत दूर तक जाएगा। हर्ष को कंपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर मैंने उन्हें जितना प्रफुल्लित देखा था, वर्षा, मैं सिहर उठा था। उन्होंने कहा, थोड़ा व्यवहारिक होना अच्छा रहता है। हर्ष धीमे स्वर में बोला, तो इस बात पे अमल कब करोगे? बूढ़े होने के बाद?
स्नेह का स्वर तीव्र था। वर्षा ने चौंक कर स्नेह का गिलास देखा। नहीं, पहला पैग ही था, जिसमें से अभी मुश्किल से 2 घूंट लिए गए थे। स्नेह के आक्रोश का कारण मैत्री भरी सद्भावना थी, सब जानते थे, इसलिए चुप्पी छाई रही। जब तुम मुंबई के लिए चले थे तो नई दिल्ली स्टेशन पे मैंने सोचा था, लो, हिंदी सिनेमा को महान अभिनेता और महान स्टार मिल रहा है। स्नेह की आवाज तनाव से तीखी हो गई। सबकी उम्मीदें पर तुमने कैसी स्याही पोत दी। हर्ष, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। आदित्य ने बहुत देर के बाद मुंह खोला। मैं मुंबई देर से आया था, इसलिए चलित अभिनेता बनकर रह गया, पर तुम तो सही समय पे आ गए थे। मुख्य भूमिकाओं के प्रस्ताव तुम्हारे कदमों में थे। मैंने सोचा था रंगमंच पे मेरी विरासत को तुमने नई ऊर्जा दी, और अब सिनेमा में भी। आखिर तक आते आते उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने एक सांस में गिलास का 1/4 हिस्सा पी लिया। अपने साथ के लोगों में स्नेह तीव्र दृष्टि से हर्ष को देख रहे थे। स्नेह जी, छोड़िए भी। चतुर्भुज ने नरमी से उन्हें रोकने की कोशिश की। मुझे टोको मत। स्नेह ने सख्ती से उन्हें डांट दिया। अगले पल फिर हर्ष को लक्ष्य बनाया। अपने साथ के लोगों में तुम सबसे पहले आए थे। वर्षा तो स्टार बन गई। चतुर्भुज ने भी अपनी जगह बना ली। चिंतामणि और रामदेव के फ्लैट बुक हैं। बाद के आए नए लोग भी राष्ट्रीय नेटवर्क में पूरे देश का एक्सपोजर और एक एक एपिसोड में 2 से 10,000 तक पा रहे हैं। तुम कह सकते हो भौतिक उपलब्धियों में मेरी दिलचस्पी नहीं, पर कलात्मक मूल्यों के लिए भी तुमने क्या किया? क्यों? जहां तक अभिनय का सवाल है, हर्ष ने दुर्बल स्वर में कहा। यही तो रोना है हर्ष। स्नेह और भी आक्रामक हो गए। जहां तक अभिनय का सवाल है, तुमने हमें सुखद आश्चर्य दिया, इसलिए हमारी तकलीफ और जायज है। उस पहली फिल्म के बाद तुमने क्या किया? चिंतामणि डिक्टेटर अभी हर्ष के काम के बारे में क्या बोले? उन्होंने कहा, हर्ष का रोल को निभाने का थ्रस्ट मुझे ओलिवियर की याद दिलाता है। उनके समृद्ध स्वर और डिक्शन में बस्टर की नफासत और चमक है। चिंतामणि बोला। ब्रैंडो की तरह हर्ष का ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता। उसकी शैली क्लिफ्ट की तरह प्रखर, जटिल तथा सूक्ष्म है। वह डी नीरो के समान अपने चरित्र विन्यास में बारीक नक्काशी करता है और उसमें डीन की तरह अपनी भूमिका से भी परे जाने की सामर्थ्य रखता है। वह निसंदेह आज के भारत का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। वर्षा से और नहीं देखा गया। हर्ष का चेहरा जर्द पड़ गया था, आंखें झुकी हुई थी, माथे की नसें तड़क जाती थी। वर्षा ने नल पूरा खोल दिया। संकरे से बाथरूम में मोटी धार घायल पशु की तरह चित्कार करने लगी थी। बाहर का सारा शोर भीतर डूब गया। देखते देखते बाल्टी भर गई, फिर पानी का कल कल नीचे बहने लगा। वर्षा ने अपनी आंखें छुई। नहीं, सूखी थी, पर भीतर दारुण क्रंदन चल रहा था। उसने चेहरे पे बार बार छपाक मारे, फिर तौलिए से मुंह पोंछ लिया। वह कितनी देर बैठी रही उसे नहीं मालूम। ध्यान तब टूटा जब दरवाजे पे दस्तक हुई। वर्षा! रीटा की आवाज थी। वर्षा ने ढीले हाथों से दरवाजा खोल दिया। बधाई! रीटा ने उसे बाहों में भर लिया। तुम्हें पद्मश्री मिली है। उसकी उमंग को देखते हुए वर्षा कह नहीं पाई कि उससे औपचारिक स्वीकृति ली जा चुकी है। चतुर्भुज ने उसका हाथ पकड़ा और नृत्य की भंगिमा में उसे ड्राइंग रूम में खींच ले गए। आसपास लोगों के मुस्कुराते, बधाइयां देते चेहरे थे। वर्षा के कानों में अभी भी पानी की धार भरी हुई थी। सब लोग थे, हर्ष के अलावा। कारपेट पे उसकी जगह खाली थी। उसके प्याले में आधी इंच चाय बची थी। उसका कुशन दीवार से टिका रखा था। उसके बीचों बीच अभी भी हर्ष के कोहनी के दबाव का निशान था। आज यहीं तक। वर्षा को जो जिंदगी में पाना था, सब कुछ पा लिया। बस हर्ष बचा है। बाय।